नहीं, बिलीव यू कैन एंड यू विल। जनवरी 2020 को फर्स्ट मंथ कंप्लीट किया था। कल से दिसंबर 2021 है। 24 मंथ्स। एवरीडे मीन्स एवरीडे। थैंक यू सो मच। सो बिलीव यू कैन एंड यू विल। यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट लाता है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन। फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी हैं पतंजलि। त्रिपुरा में है रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाकश्यपा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किए थे। 6 कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं ब्लैक सी को, उनके नाम है यूक्रेन नॉर्थ में, दिस इज यूक्रेन। रशिया और जॉर्जिया यहाँ टूवर्ड्स ईस्ट है। टर्की इज टूवर्ड्स साउथ और बुल्गारिया और रोमानिया इज टूवर्ड्स वेस्ट। सो दीज आर 6 कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। आज के सवाल हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इज अ जॉइंट मिशन टू द मून। दिस इन्वॉल्व्स विच 2 कंट्रीज? Who was the author of the book Jivika Chintamani? Ghatigao Wildlife Sanctuary is located in which state? Azad Hind Fauj was formed in which country? Who has written Bangladesh national anthem Amar Sonar Bangla? आज की वोकैबुलरी है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, हार्श। रेगुलेशंस हैं, कंडीशंस हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है और प्रिसाइज है। कैलस एटीट्यूड है। ब्यूरोक्रेसी को कई बार ब्लेम लगता है कि कैलस एटीट्यूड है, मतलब कठोर है। शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। फॉरसेक मतलब किसी चीज को त्यागना। अबैंडन, गिव अप, रिजेक्ट, लीव। नलिफाई करना मतलब उसको इनवैलिडेट ठहराना, अमान्य ठहराना। ओवर्ट, ओवर्ट मतलब जो प्रकट है, जो दिख रहा है। डन और शोन ओपनली, पब्लिक, ओपन, अपेरेंट। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं। पार्लियामेंट क्लियर्स फार्म लॉज, रिपील बिल विदाउट अ डिबेट। तो ये जो 3 फार्म लॉज थे इनको रिपील कर दिया गया है। देन 12 राज्यसभा एमपीज सस्पेंडेड फॉर मिसकंडक्ट। आज हम 2019 का एक सवाल भी देखते हैं GS2 का। This is Omicron poses very high global risk. WHO ने वार्निंग दिया है। आज हम समझते हैं दिस फेयर प्राइस शॉप क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है। बिकॉज कोविड-19 के बैकड्रॉप में फूड सिक्योरिटी, हंगर इंडेक्स भी हमने पढ़ा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बड़ा अच्छा सा फ्लो चार्ट भी है। विल हैव अ टॉक फूड सिक्योरिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स। देन दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर द एयर ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। क्रिप्टो अभी भी इंडिया में अलाउड नहीं है, नॉट ट्रैक्ड। गवर्नमेंट ने कहा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली, कॉशन एंड होप। रेगुलेशन नॉट बैन, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी। मिक्स्ड कलर, अ लॉन्च विंडो फॉर इंडिया एज अ स्पेस स्टार्टअप हब। जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना वो है स्पेस। Then this is about boosting green hydrogen. India offers support to Africa to fight variant. ये ट्विटर के नए CEO हैं, इंडियन ओरिजिन, मिस्टर पराग अग्रवाल। देन दिस इज नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है नवंबर के मंथ में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू। सी 3 फॉर्म लॉज आए थे। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी, बट फॉर्म लॉज में जो परसेप्शन था वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, एप्रीहेंशंस थे। देन डिबेट नहीं हुआ, पार्लियामेंटेरियन डिबेट, इस बात पे भी सवाल उठे। और फिर अंडर दिस प्रोटेस्ट एंड राइजिंग टेंशन फार्म लॉज को रिपील करने का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। अब विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है, तो विंटर सेशन में इन फॉर्म लॉज को रिपील करने का एक बकायदा प्रोसीजर आया और वो प्रोसीजर पास हो गया। सो द करंट स्टैंडिंग इज फार्म लॉज रिपील बिल 2021 ये पास हो गया है। और ये 3 कंटेंशियस फार्म लॉज। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये क्या था? MSP एंड दिस मंडी में बेचना, लाइक दैट। सेकेंड था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 लॉज आए थे।
ये लॉज थे, एक्ट्स थे, इन तीनों एक्ट्स को अब नलीफाई कर दिया गया है, रिपील हो गए ये। सो ये जो बिल था ये भी पार्लियामेंट में पास हो गया। रिपील बिल विदाउट अ डिबेट, जिस बात पे थोड़े सवाल भी उठे कि यहाँ पे डिबेट होना चाहिए था, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर फॉलो होना था, एथोस एंड प्रैक्टिसेस। सो दिस इज देयर। अब प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया को भी एड्रेस किया क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ दिस विंटर सेशन इन न्यू दिल्ली। विंटर सेशन, किसी दो सेशन में कितने वक्त का मैक्सिमम गैप हो सकता है? आंसर, जैसे विंटर से पहले क्या था? मॉनसून था। उससे पहले क्या था? दिस बजट सेशन था। तीनों में, दोनों के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है? अब यहाँ पे जो स्पीकर हैं, स्पीकर कहाँ पे होते हैं? स्पीकर होते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ही चेयरमैन होते हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला साहब ने कहा, अनलेस द हाउस वॉज इन ऑर्डर ही वुड नॉट अलाउ अ डिस्कशन। तो ये जो डिबेट अभी चल रहा था कि जो रिपील बिल आया, इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था कि आपने डिस्कशन क्यों नहीं होने दिया? तो स्पीकर साहब ने बताया इसलिए नहीं होने दिया बिकॉज हाउस वॉज नॉट इन ऑर्डर। सो ये जो बात है ये भी आता है अंडर पावर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसके पास ये मैंडेट होता है कि हाउस को इन ऑर्डर रखे। सो दिस कम्स अंडर पावर ऑफ स्पीकर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो दिस इज देयर। दूसरा, तो ये तो लोकसभा था। दूसरी चीज होती है राज्यसभा। राज्यसभा में भी एमपीज जो हैं उनको सस्पेंड किया फॉर मिसकंडक्ट। सी, अनप्रेसिडेंटेड एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट हुआ, अनरूली एंड वायलेंट बिहेवियर यहाँ पे देखा गया। तो 12 राज्यसभा एमपी को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस मिसकंडक्ट। अब सी, ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, हम सांसद चुन के भेजते हैं। ये सांसद जाते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में और ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग सो मेनी पीपल, बिग ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि सर्टेन प्रिविलेजेस देंगे उन्हें, सो दैट वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली डिलीवर कर पाए। बट होता क्या है, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कई बार ये मिसयूज करते हैं अपनी प्रिविलेजेस का। जैसे पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी ये उपद्रव मचाते हैं। यूजुअली वो चीज़ ऐसा होता है कि आप उनके लिए इनको अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट डिबेट में जो कहा है लाइक दैट, पुलिस सेक्शन लाइक दैट, वो इन पे नहीं प्रूफ प्रेस कर सकते हैं। इनको प्रिविलेजेस मिला है, प्रिविलेजेस एज एन इंडिविजुअल भी मिला है और प्रिविलेज एज अ कलेक्टिव पार्लियामेंट भी मिला है। अब इस बात का मिसयूज होता है बिकॉज जब से हमने देखा है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी आया, अभी दोनों मर्ज होके संसद टीवी बन गया है। तो जो पार्लियामेंट का काम करने का है वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो लोग तो देख रहे हैं ना कि हाउ दे आर डिस्कसिंग, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, किस लॉजिकल, किस मेंटल लेवल के आर्ग्यूमेंट्स पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन में प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो दिस बिकम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस कि वो अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर एक प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन का शो करें। तो इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिविलेजेस हैं, कंडक्ट एंड बिहेवियर है और पार्लियामेंट विजडम। बिकॉज पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट को बोला जाता है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। और इस टेम्पल में ये ऐसे अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट एंड रूली एंड वायलेंट बिहेवियर एट टाइम्स देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई GS2 में 2019 में भी एक सवाल आया था, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcomes. Discuss. अब यहाँ कीवर्ड्स क्या है? पहला तो कीवर्ड है इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, बिकॉज एक टेंडेंसी और देखने को आई है कि हमारे यहाँ जो पार्टी ने बोला है सभी को ब्लाइंडली, हर सांसद को जो उस पार्टी से बिलोंग करता है उसको यस मैन की तरह फॉलो करना है। नहीं करेगा तो विप लग जाएगा या फिर एंटी दिस डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो जो इंडिविजुअल से होता है किसी भी पार्लियामेंटेरियन का वो डिक्लाइन पर है। दिस इज वन थिंग कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्राइवेट बिल भी आते हैं, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन।
विच इन टर्न हैज़ एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट। तो पहला तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन हुआ। इन जनरल हम इसको और ब्रॉडन करें इस स्कोप को, तो हम फिर ये बता सकते हैं कि डिबेट्स क्यों नहीं हो रही है। जैसे फार्म लॉज आए, क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, डिबेट नहीं हुआ पार्लियामेंट में। तो क्वालिटी ऑफ डिबेट, डिस्कशन जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, उसका आउटकम इम्पैक्ट होता है। जैसे फार्म लॉज को भी रिपील करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन में भी और एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज है उसका लेयर भी आप ऐड करो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज पिछले कुछ टाइम से लगातार पार्लियामेंटेरियन के रोल्स पे सवाल उठते आ रहे हैं। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये क्या है, GS2 है। GS2 मतलब ओपन द सिलेबस वीडियो ऑफ GS2। GS2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, उसके अराउंड लिखना है। यहाँ हमको लिखनी है पॉलिटी लिखना है यहाँ पे। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज ओमाइक्रॉन पोजेज वेरी हाई ग्लोबल रिस्क। WHO ने कहा, नेशंस को बोला है हेल्थ सिस्टम इंप्रूव करें। ये टेड्रोस अधानोम दिस WHO डायरेक्टर हैं, इन्होंने अलार्म साउंड किया है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं फॉरेन कंट्री, फॉरेन ट्रैवल हो रहा है, उनको RT-PCR टेस्ट करो, क्वारंटीन करो, ये सब बातें हैं। लेट अस सी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना है, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना है, पैनिक वगैरह भी नहीं करना है। लेट्स वेट एंड वॉच इसका आगे क्या डेवलपमेंट होता है। हमारे हाथ में केवल दो ही चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन अगर नहीं लगाया है तो गो गेट द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करिए, दैट्स ऑल। सो दिस इज ओमाइक्रॉन। क्लियर द एयर ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन दिल्ली। अब दिल्ली में ये जो है ना, ये चल रहा है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प, और ये है विजय चौक। तो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प कहाँ तक है, इधर है हमारा इंडिया गेट और इधर दूसरा प्रेसिडेंट हाउस। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर हो रहा है दिस रिवैम्प। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। और एयर पॉल्यूशन में आपने कल बड़े अच्छे आंसर्स लिखे। एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जैसे ये पत्थर है, रेत है, तो इससे क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर आता है 2.5 10, हवा में सस्पेंडेड रहता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि दिल्ली का इतना एयर पॉल्यूशन होता है। बिकॉज दिल्ली की ज्योग्राफी देखो, इधर हरियाणा गुड़गांव शहर बस रहा है, इधर नोएडा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प भी इसकी बैकड्रॉप में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है इस रिवैम्प वाली दिस एक्टिविटी से। लेट अस सी। दिल्ली वोंट डू अवे विद फेयर प्राइस शॉप्स, गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बताया। अब सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेयर प्राइस शॉप। क्योंकि जैसे हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो ज़रूरतमंद है उनको कम कीमत पे, सही प्राइस पे बेसिक एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वहाँ कॉन्सेप्ट आता है फेयर प्राइस शॉप का। सी, ये जो प्रोक्योरमेंट होता है ना, उसका ये अच्छा फ्लो चार्ट है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोक्योरमेंट करती है, जैसे अनाज का किया, दाल का किया, एसेंशियल कमोडिटी का। फिर उसका स्टोरेज होता है, FCI के गोदाम वगैरह होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर अलोकेशन होता है। अलोकेशन जैसे स्टेट्स को अलोकेट किया गया। अब स्टेट लेवल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो अलोकेटेड प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो जो फेयर प्राइस शॉप है ना, ये स्टेट के मध्य आती है, स्टेट के मध्य नजर आती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये दिल्ली गवर्नमेंट का आया है कि दिल्ली वोंट डू अवे विद दिस। गवर्नमेंट ने बताया स्टेट लेवल पे कि फेयर प्राइस शॉप कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो राज्य है ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन शॉप, और कंज्यूमर को कम कीमत पर, वाजिब दाम पर वो सारी चीज़ें, एसेंशियल कमोडिटी मिल जाती है। तो फेयर प्राइस शॉप की डेफिनेशन क्या हुई, ये लाइसेंस्ड है टू डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल कमोडिटी बाय एन ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। फेयर प्राइस शॉप में रिमेंबर एक बार दाल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, तो दाल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कई बार फ्रूट्स यहाँ पे, वेजिटेबल्स वगैरह। तो जो भी एसेंशियल कमोडिटी है वो यहाँ पर 1955 के इस एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर एक राशन जिसको मिला है, राशन की दुकान वहाँ पे अवेलेबल होगी। राशन कार्ड होल्डर्स हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर वो ये सारी गुड्स फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हैं।
ये जो टर्म है ये डिफाइन है सेक्शन 24 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी। अब एनएफएसए क्या था, इसमें भी यही था कि हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। बड़ी कम कीमत पे 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो इस कीमत पर हमें राइस वीट वगैरह ऐसी एसेंशियल फूड जो है उसको प्रोवाइड कराना है। फूड सिक्योरिटी पैरामाउंट है। अब इसका जैसे इन्फोग्राफिक मिला है, दिस इज आई हैव टेकन दिस फ्रॉम विकीपीडिया, बड़े अच्छे से लिखा है कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्यों ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है। जैसे पहले तो हम सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन करें, बिकॉज 1950 का एक दौर था, इंडिया को बोला जाता था शिप टू माउथ कंट्री। शिप टू माउथ इसका मतलब है बाहर से हम इंपोर्ट कराते थे अनाज, यूएसए से आता था और सीधा वो हम उसको खा लेते थे। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हैंड टू माउथ थे। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स की बात हुई। फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन और फिर हमने स्पेशली व्हीट एंड राइस में बम्पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो फूड सिक्योरिटी का एक मायना क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। फूड सिक्योरिटी में अब हमें बफर स्टॉक भी रखना पड़ेगा, पीडीएस सिस्टम भी होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जैसे ये जो फूड प्रोडक्शन किया है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो। डिस्ट्रीब्यूट जो करना है फूड ग्रेन को डेफिसिट एरिया में पहले दो जहाँ शॉर्टेज हो रहा है या जहाँ सीरियस फेमाइन टाइप सिचुएशन हो रही है। राशन कार्ड शॉप करो, फेयर प्राइस शॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करो और जो एक्स्ट्रा है उसको बफर स्टॉक में करो कि नेक्स्ट टाइम अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो हम नेक्स्ट टाइम इस बफर स्टॉक को यूज कर लेंगे। राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। राशन कार्ड मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरिंग दैट बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी। राशन कार्ड, इसी पे अभी एक नया डेवलपमेंट क्या हुआ है, वन नेशन कार्ड, वन राशन कार्ड। मतलब आप कहीं से भी हो, आप कहीं पे भी इंडिया के पार्ट में किसी भी एरिया को बिलोंग करते हो, बिहार के हो, केरला में जाके भी आप राशन कार्ड से अपना फेयर प्राइस शॉप में प्रोडक्ट ले सकते हो। तो राशन कार्ड इज वन थिंग। और इसमें फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी लगा। अब जैसे बफर हुआ, बफर में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एफसीआई है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एफसीआई क्या करती है, इनके गोदाउन्स होते हैं जहाँ पे ये बफर स्टॉक मेंटेन रखते हैं, फूड गोदाउन। फिर पीडीएस के थ्रू ये फूड को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे एक यूनिवर्सल पीडीएस हो गया, लाइक आधा दिस फूड सिक्योरिटी एक्ट। टारगेटेड हुआ, टारगेटेड जैसे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना। फिर दिस इज आई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, फिर आरपीडीएस, फिर एपीएस इंग्रेडिएंट सीनियर सिटीजन को दिया गया, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को। द पॉइंट इज फूड सिक्योरिटी यूनिवर्सल भी है और साथ ही साथ टारगेटेड भी है। जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका पहले यहाँ पे ध्यान रखना है फूड सिक्योरिटी में। तो ये इसका स्कीम्स हो गई। फिर आप देखो हु आर फूड इनसिक्योर, जैसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, इनका इनकम हमेशा स्टेबल नहीं रहता है। लैंडलेस पीपल है, लिटिल और नो लैंड है। डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगार, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। कोविड-19 के बैकड्रॉप में इन सब पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। ट्रेडिशनल सर्विसेज है या फिर अर्थक्वेक, कैलामिटी, फ्लड्स, सुनामी, फेमाइन टाइप सिचुएशन। तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। फिर कोऑपरेटिव्स का क्या रोल होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉप्स है, कोऑपरेटिव्स, ताकि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर आ जाती है ग्रुप में। लो प्राइस्ड फूड फॉर पुअर पीपल, जैसे अमूल, कल ही हमने पढ़ा था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। अमूल इज अगेन अ कोऑपरेटिव जिसने ट्रांसफॉर्म किया है रूरल इंडिया को। फेयर प्राइस शॉप है, मदर डेयरी, दिल्ली में मदर डेयरी चलती है। फिर साइंस से रिलेटेड ग्रेन बैंक बनाए गए हैं हमने। तो ये सब क्या है, ये सब हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, एक्सेसिबिलिटी फूड हो और अफोर्डेबिलिटी फूड हो। 3A होगा, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्शन के जो फूड है उसके स्टोरेज में भी, और उसको करेक्ट बेनिफिशियरी तक स्ट्रीमलाइन वे में हमें पहुंचाना है, ये हमारा प्रायोरिटी होता है। तो ये सारे जो पिलर्स हैं वो हैं फूड सिक्योरिटी के। ओके, तो हमारा आज का दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फूड सिक्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो यूनाइटेड दिस पीस प्राइज मिला है वो भी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फूड सिक्योरिटी, प्रिपेयर अ नोट ऑन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स एंड देन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू एंश्योर राइट टू फूड
जो ये है ना फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको राइट टू फूड एक्ट भी बोलते हैं, फॉर वन एंड ऑल। सो ये दूसरा सवाल है, थिंक सिलेबस के विद इन देखना है। अब ये कहाँ पे आएगा, GS3। GS3 में फूड सिक्योरिटी रिलेटेड बातें। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी अभी हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं सिलेबस का कि GS3 है या GS2 है। जो इसमें पॉइंट्स हैं जैसे कोऑपरेटिव्स वगैरह आ गए या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड आ गए, टेक्नोलॉजी आ गए, इंक्लूड ऑल पॉइंट्स, जस्ट प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर ऑफ दिस फूड सिक्योरिटी, बिकॉज ये बड़ा हाई यील्डिंग टॉपिक है। इस एक टॉपिक को आप प्रिपेयर करोगे, इससे मिलते जुलते 10-15 आंसर्स आप लिख पाओगे अच्छे से। ओके, सो प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर द एयर ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन दिल्ली, ये वाला था। और ये बात है क्रिप्टो का। गवर्नमेंट ने बताया कि क्रिप्टो का जो बैन लगा है वो वैलिड है, अभी बिल आ रहा है एक्चुअली, और क्रिप्टो जो है प्राइवेट क्रिप्टो वो इंडिया में बैन हो जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। रीज़न सिंपल सा है कि इन क्रिप्टो पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इन क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इन क्रिप्टो के थ्रू कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है और सिक्योरिटी है वो दोनों कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो दैट इज़ वाई RBI नहीं, जो USA है, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज है, नोबडी लाइक्स दिस प्राइवेट करेंसी जो पैरेलल में नेशनल करेंसी के चल रही है। तो ये टेक्निकली और इकोनॉमिक टर्म पे फिजिबल नहीं था, तो इसको बैन किया है। अब सॉल्यूशन ये है, बैन में ये भी लिखा है कि हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है। तो अब ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट बैक्ड ऐसा कुछ करेंसी आ सकता है, डिजिटल करेंसी। लेट अस सी, अभी देखते हैं क्या होता है। इसी महीने ये बिल भी आ जाएगा, इसकी और फाइन डिटेल्स भी देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, न्यूज़ ना ऐसे देखना चाहिए कि उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं हो। जैसे अभी 1 वीक और 1 और 2 वीक में ये बिल आएगा, इसको भी हम और डिटेल में देख लेंगे बिल के फाइन डिटेल्स क्या है। अदरवाइज वी डू स्पेकुलेशन, और वो स्पेकुलेशन कंप्लीटली कई बार करेक्ट नहीं होता है, चीज़ें इवॉल्व डिफरेंट हो जाती है। सो लेट अस वेट, अभी इसको वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डिस्कस। डेंगू केसेस अक्रॉस 8,000 मार्क्स इन दिल्ली, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। मॉस्किटो का प्रश्न हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। देन दिस इज़, हमें अपना नाम रजिस्टर कराना है। अगर आप नए नए 18 बने हो, 1 जनवरी 2022 तक यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं है तो पंजीकरण कराएं। और दूसरी बात है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, लेट्स टेक 3 सिंपल स्टेप्स टू रिड्यूस दिल्लीज पॉल्यूशन। पहला क्या है, ब्रिंग डाउन दिल्लीज पॉल्यूशन, 1 ट्रिप लेस इज द सॉल्यूशन। बिकॉज बहुत बड़ा पॉल्यूशन जो है ना वो आता है इन व्हीकल से। बस, मेट्रो और कार पुलिंग करें, क्योंकि इंडिविजुअल व्हीकल है ना उससे बेटर होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी बचता है, चीपर भी होता है, कंजेशन भी नहीं होगा, ट्रैफिक भी नहीं होगा। आइडिया इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम एफिशिएंट बनाएं, बेटर कन्वीनियंट बनाएं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करें, इधर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे दिल्ली की मेट्रो इज वन सच गुड एग्जाम्पल। लेट्स रिड्यूस पॉल्यूशन बाय रिपोर्टिंग ऑन ग्रीन दिल्ली ऐप। रेड लाइट पे अननेसेसरी गाड़ी चालू नहीं रखना है, ऑफ करें। सो दीज आर सिंपल थिंग्स जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन में बैटल करने में हेल्प हो सकता है। देन व्हाट इज दिस, दिस इज कॉशन एंड होप। यहाँ पे यंगस्टर्स ऐसे पेंटिंग कर रहे हैं, रेज अवेयरनेस ऑफ दिस ओ माइक्रॉन पोटेंशियली मोर, दिस ऐसा है, लेट अस सी। तो ये क्या है, दीज आर पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स, ग्राफिटी, म्यूरल, इसके थ्रू भी हम कई बार सोशल अवेयरनेस करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, ऐसे सोशल अवेयरनेस। तो दिस इज ऑल्सो वन आइडिया। जब सजेशंस मांगे जाएं तो ये आइडिया भी आप यूज कर सकते हो, कॉशन एंड होप। देन दिस इज अबाउट हेल्प डेस्क एट एयरपोर्ट। कर्नाटका नॉट शेयरिंग कृष्णा रिवर डिटेल, तो ये वाटर शेयरिंग का टेंशन है। कर्नाटका एंड तेलंगाना, आंध्रा भी यहाँ पर आ गया है, आंध्र प्रदेश एंड ऑल, रिवर वाटर शेयरिंग, दिस इज वन इशू। Then trapped miner dig their way out, 60. Then search for tigers stepped up. Samples of South African visitors sent to ICMR. COVID-19 victims. One bounty for giant African snails. और ये है रेगुलेशन नॉट बैन। सी अगेन मैसेजिंग भी वही है, एडिटोरियल टेक के थ्रू रेगुलेशन करो, आउटराइट बैन मत करो क्रिप्टो का। इंडिया शुड रेगुलेट ट्रेडिंग ऑफ वर्चुअल करेंसी थ्रू मॉनिटर्ड एक्सचेंज। हमारा एप्रीहेंशन है कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो उसको ट्रेड करो, गवर्नमेंट लॉज फ्रेमवर्क के अंदर लाओ। आउटराइट बैन करना
वुड नॉट बी अ वाइज आइडिया, बिकॉज करेंसी भी ऐसी चीज़ है ना जो इवॉल्व होती है। एक टाइम था हम बार्टर सिस्टम पे थे, देन उसके बाद हमने गोल्ड के सिक्के वगैरह ऐसी वैल्यू वैल्यू वाली करेंसी आ गई, फिर हमने टोकन करेंसी स्टार्ट किया, तो अब डिजिटल करेंसी का दौर आ रहा है। तो करेंसी इवॉल्व होती है, द आइडिया इज कि इसको रेगुलेट करो। पोटेंशियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है, ये आरबीआई तो खैर डे वन से इसके फेवर में नहीं है। पहले इसने आरबीआई ने बैन भी कर दिया था दिस ट्रेड ऑफ क्रिप्टो का, बट फिर लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में बोला कि जो ट्रेड चल रहा है क्रिप्टो का वो है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19, तो उसके थ्रू बैन हट गया। बट आरबीआई ने कहा हम फिर भी क्रिप्टो को अलाउ नहीं करेंगे, तो आरबीआई फेवर में नहीं है क्रिप्टो के। रिस्क इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर फेस इन डीलिंग विद दी सो कॉल्ड करेंसी, ये इनकी कोई स्टोर वैल्यू भी नहीं होती है, ये बैक्ड बाय सर्टेन दिस कमोडिटी भी नहीं होती है। तो द पॉइंट इज देयर इज सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी एंड इसमें मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 1% से ज़्यादा भी लोग नहीं होंगे जिनको इसके बारे में करेक्टली सारी पता है चीज़ें और वो बेनिफिट होने वाले हैं। जो 99% लोग हैं गलिबल है, दे डू नॉट हैव नॉलेज। इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए आरबीआई जैसा सेंट्रल बैंक का ड्यूटी होता है। आरबीआई का ये मैंडेट है कि फाइनेंशियल सिस्टम को सेफगार्ड करे, सो आरबीआई इज डूइंग इट्स ड्यूटी। तो ये ऑस्टेंसिबल थ्रेट है टू पोज सेंट्रल दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सब बातें बताई, रेगुलर टॉक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था जब आरबीआई ने लास्ट ईयर जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वर्चुअल करेंसी पे बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था दिस इज राइट टू ट्रेड, तो फंडामेंटल राइट है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आरबीआई ने फिर एक नए तरीके से इसको काउंटर करने का सोचा और अब गवर्नमेंट भी बिल लेके आ रही है दिस ट्रेड ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का। नो कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रीट्स वर्चुअल करेंसी एज लीगल टेंडर, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा से देते आए। तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया कि अल सल्वाडोर ने तो नेशनल इसको बना दिया है बिटकॉइन को लीगल टेंडर, बट अब ये भी आप देखो अल सल्वाडोर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री फुल ऑफ दिस डेट है। तो द पॉइंट इज कि हम इसको एज एन एग्जाम्पल लेके वी कैन नॉट पुश एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेशली फॉर अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिगर कंट्री लाइक इंडिया और यूएसए। तो दिस इज देयर। प्लस पैंडमिक के कारण अब लोग डिजिटल करेंसी में भी जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी जा रहे हैं, ब्लॉकचेन वगैरह में आगे बढ़ रहे हैं। लेट अस सी द होल आइडिया जो अभी हमें मेंटेन करना है, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट वो ये है कि वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, वी जस्ट नीड अ रेगुलेशन ऑफ दिस क्रिप्टो और स्पेशली दिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल अगेंस्ट जाएगा दिस सेंट्रल बैंक और जो नेशनल बेस्ड जो करेंसी सिस्टम फॉर्मेट अभी तक चला आ रहा है। इंस्टेड एम टू टाइटली रेगुलेट दैट ट्रेडिंग थ्रू मॉनिटर्ड एक्सचेंज एंड अर्न रेवेन्यू। हम ये कर सकते हैं, हम मॉनिटर करें, साइमल्टेनियसली सेंट्रल बैंक भी अपनी डिजिटल करेंसी ला सकता है। तो लेट अस सी, ये कुछ चैलेंजेस एंड एप्रीहेंशंस हैं, अभी इस बिल को आने देते हैं, जैसे ये बिल आएगा इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। तो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो भी ऑफिशियल जो पार्लियामेंटेरियन विजडम जो है उसके सिंक हो जाएगा। देन दिस इज मिक्स्ड कलर्स, ये बात है एंजेला मर्कल, अभी इनका सक्सेसर ढूंढने की बात है जर्मनी में। तो यहाँ भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है और अभी ये एक नया सक्सेस मिला है, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जर्मनी के। द 3 फॉर्म लॉज वर नेवर अ सॉल्यूशन। रेगुलर टॉक्स हैं कि ये जो फॉर्म लॉज पहले दफ़े आए थे, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इतने करेक्ट नहीं थे, प्लस चैलेंजेस भी थे, फ्रिक्शन भी आ रहा था। तो जो इनको रिपील किया गया है इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बाकी हमारा जो लाइन ऑफ थॉट है ये हमने पहले भी देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सिग्निफिकेंट है हमारी इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाना ज़रूरी है, सस्टेनेबल बनाना ज़रूरी है, फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस है इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, फार्मर इनकम डबल करना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी लाना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सिस्टम मॉडर्नाइज करना एग्रीकल्चर को इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो सिस्टमेटिक बॉटल नेक्स है उसको एड्रेस करना है, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। और जो भी रिफॉर्म्स आते हैं और रिफॉर्म्स स्पेशली इतने ह्यूज स्केल के आते हैं तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। तो हम क्यों ना पहले ड्राफ्ट बिल लाएं, ड्राफ्ट बिल को पब्लिक
डोमेन में फ्लोट करें, लोगों से उनके ओपिनियंस मांगे, एक्सपर्ट से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से, देन फिर उसमें उनके सजेशंस को एड्रेस करें, एप्रीहेंशंस को सॉल्व करें, जो रॉन्ग अगर मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव करें, देन फिर हम पार्लियामेंटेरियन विजडम एंड डिस्कशन के थ्रू लॉज लेके आए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो यही चीज़ें हैं कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल मैन एक बहुत बड़ा इशू होता है, मंडी भी एफिशिएंट नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, जो असली फार्मर है उसको कई बार प्राइस रियलाइजेशन नहीं होता, वो उतना इनकम भी नहीं ले पाता। तो इसीलिए हम जो ट्रेड है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, एज सच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज नॉट बैड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। तो हम ये सारी चीज़ें देखें, मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट्स लाना एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरी है, और हम डिजिटल को भी यूज़ करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये सब चीज़ें, जो नया सॉल्यूशन अब देखते हैं क्या होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बिग थिंग क्या है, स्पेस है। दो चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, एक है ओशियन, दूसरा है स्पेस। ये दोनों क्या है, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरी है। तो स्पेस में अब देखो जो नया कल्चर आ रहा है वो स्टार्टअप कल्चर ऑफ स्पेस आ रहा है। तो ये अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, नेसेंट है, फीजिबल बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे बनाना चाहिए। The great space race of the 20th century was kicked off by the Soviet Union launch of Sputnik in 1957। ये स्पुतनिक वैक्सीनेशन नहीं है, ये इनका स्पेस दिस प्रोग्राम था सोवियत यूनियन का। 1957 में इन्होंने स्पेस एडवेंचर स्टार्ट किया था विद दिस लॉन्च ऑफ स्पुतनिक। अब यही कोल्ड वॉर का टाइम था, तो रशिया वर्सेस दिस यूएसए हो गया और स्पेस रेस हो गई। बाद में रशिया का डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएसएसआर का, यूएसए की मोनोपोली होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं कुछ। देन अब जो टाइम आ रहा है वो है कि हम डेमोक्रेटाइज करें स्पेस को। स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल अब बढ़ रहा है। तो इट इज़ नॉट अबाउट टू कंट्रीज, इट इज़ अबाउट डेमोक्रेटाइज हो गया है। हर कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी है वो एक्सप्लोर करे, प्रोग्रेस करे, इन्वेस्टमेंट करे स्पेस एक्सप्लोरेशन में। दिस इज द वे फॉरवर्ड जो आज हो रहा है। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इस नए ट्रेंड को हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। स्पेस रेस इज ऑन अगेन, प्राइवेट प्लेयर्स हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लीप फॉर मैनकाइंड, और डेमोक्रेटाइज करें स्पेस यूजेज टू बिल्ड कमर्शियल वैल्यू। ये ना बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का मार्केट है स्पेस एक्सप्लोरेशन का। इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर पाए। हाई रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं इस सेक्टर में। तो ह्यूज इम्प्लीकेशंस हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब ये एक पूरा इकोनॉमी होगा। जैसे रॉकेट भेजते भी हैं तो उससे अलाइड एक पूरा इकोसिस्टम है जो रॉकेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स बना रहा है, सैटेलाइट्स बना रहा है, और फिर उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिजनेस कर रहा है। जैसे हम जीपीएस आया या फिर इंडिया का है, तो इससे कितना एक वाइड यूज़ ऑफ टेस्ट केसेस जनरेट होते हैं और एक पूरी इकोनॉमी प्रोपेल हो रही है। तो दिस स्पेस एक्सप्लोरेशन इज हाईली रिवॉर्डिंग। अब नॉन गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ पर इंडियन स्पेस सेक्टर में हम इनकॉर्पोरेट करें, और इसके लिए ज़रूरी होगा आईएसआरओ का रोल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही एक सेपरेट ब्रांच है जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी रहेगी जो एस्टैब्लिश करेगी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस एक्टिविटी। नोट डाउन दिस कीवर्ड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस एक्टिविटी। तो हमने एक डेडिकेटेड दिस ब्रांच है, सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है, ताकि क्विक डिसीजंस हो पाए, क्विकली सारे लाइसेंस है वगैरह मिल पाए इसके थ्रू। तो इसरो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, पुटिंग एफर्ट्स, बट वो सफिशिएंट नहीं है, हमें और स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। हमें एक और चैलेंज देखने को मिलता है, जैसे आगे भी हम देखते हैं इंडियन सीईओज, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है। जो मतलब क्वालिटी पीपल है उनका हम केयर करते नहीं है, उनको इतना केयर मिलता नहीं है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में उनका वैल्यू टैलेंट ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो स्पेस में भी एक्सटेंसिव ब्रेन ड्रेन है इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करना है और ब्रेन गेन करने की ज़रूरत है। स्पेस इकोनॉमी सी $440 बिलियन की ग्लोबल सेक्टर है, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, और इंडिया का इसके पास केवल 2% शेयर है। तो ये इनकरेक्ट है, ये मतलब
बैलेंस्ड आउट नहीं है। इस 2% को नहीं तो भी हमें 10, 15, 20% लाना है। सो दिस इज 450 बिलियन ग्लोबल सेक्टर स्पेस इकोनॉमी। इंडिया में प्रॉब्लम क्या आती है? लाइसेंस राज अभी भी है, इंश्योरेंस मिल नहीं पाता कि कुछ फेल हुआ, देन व्हाट, इंश्योर्ड है या नहीं है। देन इंडेमनिफिकेशन का होता है, इंडेमनिटी क्लॉज, जो हमने वैक्सीनेशन में भी पढ़ा था कि अगर कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो गया तो उसके लिए जो कंपनी है उसको स्यू तो नहीं करेंगे, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी। इन सब चीज़ों से क्या होता है, ड्रैग हो जाता है, स्लो डाउन हो जाती है प्रोग्रेस। दैट पॉइंट इज दीज आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी नीड अ क्लियर कट पॉलिसी। एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो लॉज में। इसरो का जो काम होगा वो एज एन इनेबलर सपोर्टर भी बने। इसरो का काम है कि वो सपोर्ट करे प्राइवेट सेक्टर को भी कि कम गेट इनटू दिस स्पेस थिंग एंड गो फॉरवर्ड। तो मैच्योर स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे नासा की हुई, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना का चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रशिया का रॉस्कोमॉस, या फिर जो इवन जापान का भी है। द पॉइंट इज ये सब सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को भी। बोइंग, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। बोइंग, स्पेस एक्स एंड ब्लू ओरिजिन। The point is we need to support private players as well for this space exploration। यहाँ पे untapped है यहाँ का potential, हमको इसको हाई रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसको फैच करना जरूरी है। स्टार्टअप ऑफ दिस स्पेस, स्टार्टअप हब बने। गुड। देन ट्रेड यूनियंस में काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेबर कोड्स भी अभी कोडिफिकेशन की बात चल रही है। बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, 9 सितंबर को बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स भी देखे थे ग्रीन हाइड्रोजन के। ग्रीन हाइड्रोजन बैकड्रॉप वही है, ग्लासगो से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम जो फॉसिल फ्यूल है इसको कम करना चाहते हैं। फॉसिल फ्यूल के बड़े नुकसान है, एक तो क्लाइमेट भी दिस हार्म पहुंचाता है, पॉल्यूटिंग है बहुत ज़्यादा, और दूसरा पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं तो हमारा बजट खराब हो जाता है। सो बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज द वे फॉरवर्ड। हम हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन सीमेंट, स्टील, रिफाइनरीज में डीकार्बोनाइज करें। दिस इज द वे फॉरवर्ड। कुछ डेटा बाकी रेगुलर डेटा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें रखना है। पेरिस अग्रीमेंट भी उसके इन लाइन होगा। क्लाइमेट जो वार्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको चेक करना है। 75% जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो कोल और ऑयल से होती है, और ये दोनों ही चीज़ें हमको इम्पोर्ट करने पड़ रही है, तो हमारा पैसे कम पड़ जाते हैं। देन ग्रीन हाइड्रोजन एक सॉल्यूशन हो सकता है क्लाइमेट फाइट में, एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ में। हाइड्रोजन लो कॉस्ट डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन हो सकता है। अब एक और चीज़ है, ये भी हमने इन्फोग्राफिक में पढ़ा था, हैव अ लुक दिस 9 सितंबर। सी ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से आपने हाइड्रोजन को कंसोलिडेट किया, इलेक्ट्रोलिसिस से किया या फिर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर हो जाता है। हाइड्रोजन जनरेशन कैसे हुआ है वो अकॉर्डिंगली उसका कलर होगा। जैसे ब्लू होगा व्हेन द कार्बन जनरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस इज कैप्चर्ड विदाउट डिस्पर्सिंग इट इन द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज डिफरेंट लेबलिंग हो गया, ग्रीन, ब्लू टाइप दिस कार्बन। लेट मी शो यू द पीडीएफ। ये 9 सितंबर है, बड़ा अच्छा पीडीएफ है, आज इसको ओपन करिए। इसमें एमएसपी भी हमने पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था एमएसपी, टेक्निकल टेक्सटाइल भी समझा था, इट वाज गुड। ये ग्रीन हाइड्रोजन था। ग्रीन हाइड्रोजन अ न्यू अलाइव फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर। तो हमने कलर कोडिंग देखा था, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से बना है। ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल से बना है। देन ब्लू, दिस प्रोड्यूस्ड फॉसिल फ्यूल बट CO2 इज कैप्चर्ड। तो इस टाइप से डिफरेंट कलर्स हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज दिस, हैव अ लुक, 9 सितंबर। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये वर्क कैसे करेगा, हमने ये बनाया, फ्यूल सेल बनाया। फ्यूल सेल के थ्रू हम जो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से डिराइव कर लेंगे। जैसे एक्सेस एनर्जी रिन्यूएबल्स लाइक विंड और सोलर से आया, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हुआ, उसको हमने स्टोर किया और फ्यूल सेल बनाया, और फिर फ्यूल सेल से आगे वे फॉरवर्ड किया। तो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी कैरियर, हैव अ लुक 9 सितंबर। तो इस आर्टिकल में भी रेगुलर टॉक्स यही है कि ग्लासगो के बाद जो 5 बड़े प्रोमिसेस हमने किए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक मेजर दिस ऑल्टरनेटिव हो सकता है एनर्जी सफिशिएंसी का, एनर्जी सप्लाई का। लाइफस्टाइल डिसीजेज आर ऑन राइज, एक्सरसाइज करिए, डाइट अच्छी रखिए, और ज़्यादा मेंटल दिस इमोशनल प्रेशर नहीं लेना है, ओके। क्योंकि जब हम डिजिटल देखते हैं तो डिजिटल के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल।
hypertension is on rise, diabetes, then these numbers are not at all good. एंड द पॉइंट इज इवन जो यंगस्टर्स हैं, इवन टीनेजर्स हैं, 20s में हैं, उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है. सो द पॉइंट इज फिजिकली एक्टिव बनिए, ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन मत देखिए. डिजिटल मीडिया में वर्चुअल भी बहुत हो जाता है, अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. लर्न दीज थिंग्स, जस्ट डू योर वर्क. Mental and emotional peace is very, very important. Then this is on the draw and onus of this contraception still on women. NFHS 5K figure ने बताया. Then this is next page. Then this is Omicron risks spark call for booster dose. Possibly देखना शायद 60 प्लस को एक और डोज लगेगा अभी कुछ ही दिनों में. Why so few claims for COVID-19 ex Gracia Africa variant? अब सी इंडिया ने बोला है हम पूरा हेल्प करेंगे दिस साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टू फाइट दिस वेरिएंट. इंडियन ओरिजिन मिस्टर पराग अग्रवाल टू रिप्लेस डॉर्सी एज ट्विटर CEO. सो सी इंडियन ओरिजिन के हैं, 2011 में कंपनी ज्वाइन किया था. नाउ ही इज गोइंग टू बी द CEO ऑफ ट्विटर. तो दिस इज अगेन एक्सेलेंट न्यूज़. जो ब्रेन ड्रेन जैसी बातें हैं ना, उसमें भी हम ये देख सकते हैं. आप एक सवाल का बताओ, अभी जैसे ट्विटर में भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया, गूगल हमें पता ही है, IBM है, देन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं. तो यहाँ इंडियन ओरिजिन के कौन कौन से चीफ हैं, जो हेड्स हैं, लीड्स हैं या फिर CEO हैं. लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट. कुछ एग्जांपल्स बताओ. जैसे मिस्टर पराग अग्रवाल अभी ट्विटर के हैं, ऐसे इंडियन ओरिजिन और कौन से CEOs हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में. गिव सम एग्जांपल्स. ओके, ये भी ज़रूरी है बिकॉज सिलेबस में क्या लिखा है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन डायस्पोरा में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ईरान डिटरमाइंड है टू सैल्वेज न्यूक्लियर डील एज टॉक्स रिज्यूम. श्रीलंका ट्रूप्स ब्रेकअप तमिल मेमोरियल टू. देन तालिबान आस्क EU और दिस इज़ देयर. RBI रिलायंस कैपिटल को दिस बोर्ड ऑन गवर्नेंस कंसर्न पे बाहर रखा है. नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है 68% नवंबर 23 में. गुड. GST कलेक्शन भी बेटर हो रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रेश हाइप पे है, ये बताया इस सर्वे ने. और फिर आ गया Omicron फॉग्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक. दैट इज़ वाई इन सब सर्वे प्रिडिक्शन पे आज की डेट पे इकोनॉमी के नंबर्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. इकोनॉमी पढ़ना है तो बस बेसिक्स आप पढ़ो, बिकॉज ये डे टू डे चेंज हो रहा है. जो पिक्चर है वो भी बहुत स्टेबल नहीं है. अब यहाँ सर्वे में ये बताया अभी Omicron का थ्रेट आ जाएगा तो ये सब बैक टू जीरो नलिफाई हो जाएगा. सेल ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स गवर्नमेंट नॉट दिस डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज अथर बैटरी पावर्ड NGO सीक्स केस मस्क स्टारलिंक. ये क्या है, इंटरनेट आएगा सैटेलाइट के थ्रू रिले होगा दिस इंटरनेट. देन रियल्टी मार्केट, कल हम नहीं जीत पाया, ड्रॉ हो गया मैच, टेस्ट मैच. टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है पेंडिंग कंपनसेशन है. ग्राउंड वाटर का डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज द कॉज ऑफ वरी. ग्राउंड वाटर दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहरों में ग्राउंड वाटर एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम. प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है. दिस इज ऑल्सो वन रीज़न. और जो एक्वीफर्स होते हैं ना, वो रिचार्ज भी नहीं हो पाते. तो दैट इज़ वाई ज़रूरी है कि जो रेन वाटर है इसका हम हार्वेस्टिंग करें और जुडिशियस यूज़ करें ग्राउंड वाटर का. एक और प्रॉब्लम होता है, आर्सेनिक का कंटेमिनेशन भी देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर में. शटर्ड फर्म्स हैं इन सॉलिडारिटी, फास्ट एंड फ्यूरियस. ये बात है लॉजिस्टिक्स बिहाइंड अ कास्ट सेंसस. बड़ा इस पे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे. 2011 में हुआ था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. इसकी रिपोर्ट 2015 तक नहीं आई, पार्शियल कुछ रिपोर्ट आया. फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ये पूरी रिपोर्ट ही अनरिलायबल है तो हम डेटा आउट नहीं करेंगे. और 2021 में तो अब सर्वे नहीं हो रहा है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हमको बेनिफिट्स पहुंचाने हैं तो हम समझेंगे कैसे कि बेनिफिशियरीज का नंबर क्या है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अगर नंबर और डेटा नहीं है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप किस बेसिस पे करोगे. जैसे EWS में आपने देखा 8 लाख का क्राइटेरिया कैसे बनाया. तो सिमिलरली जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं वो ऑन व्हाट बेसिस. सो देयर हैज टू बी सर्टेन सेंसस. गवर्नमेंट ने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि यहाँ जो सेंसस नहीं हो रहा है, 2011 में जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो रिलायबल नहीं था, इसलिए रिलीज नहीं हुआ. दूसरा, जब जुडिशरी ने गवर्नमेंट को बोला कि सेंसस कराया जाए, तो जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ये एक पॉलिसी डिसीजन है, तो इसमें जुडिशरी
प्रेशराइज नहीं कर सकती गवर्नमेंट को टू टेक सर्टेन पॉलिसी, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन। सो ये यहाँ पे बता दिया। तो दैट इज वाई ये अभी 2021 में सेंसस नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में अभी 4A है, इसका एंट्री हो रही है। अब यूपीआई इज़ वेरी पॉपुलर, बट यहाँ डुओपॉली जैसी भी चीज़ है, जैसे फ़ोन पे हो गया या फिर गूगल पे हो गया, ये दोनों ही पॉपुलर है। अगर व्हाट्सएप आएगा तो व्हाट्सएप वैसे भी हम इंडियंस बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को, अगर इसमें डिजिटल पेमेंट्स भी आ गया तो व्हाट्सएप के पास रेडीमेड है 400 मिलियन यूज़र्स का बेस। तो व्हाट्सएप देखते हैं उसको ग्रेजुअली एंट्री मिल रही है डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पे। देन नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की बात है, चीफ जस्टिस साहब ने बोला था ऐसा होना चाहिए, नेशनल एक कोर्ट ऑफ अपील हो, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस भी, और इसको भी आगे कुछ प्रोग्रेस दिखेगा नियर फ्यूचर में, ऐसा कुछ होना नहीं है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो आज के 2 सवाल हैं आपके। पहला सवाल है आपको फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रिपेयर करना है, और दूसरा करना है इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन। सो दिस इज 30th of November 2021. We did it. Every day means every day. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.